अर्जुन और बाकी सब घर पहुंचे तो अनुपमा जी वहां अपने पति कार्तिक सल्होत्रा और बच्चों तनिष्क और अनन्या के साथ वहां मौजूद थी। अर्जुन और अथर्व को तनिष्का और अनन्या से बहुत प्यार था। तनिष्क 20 साल के आसपास और अनन्या तकरीबन 18 साल की थी। अनुपमा जी अर्जुन के पास आकर भावुकता से बोली, अर्जुन, तुमने मेरा मायका बचा दिया बेटा। अगर वो लड़की इस घर में आ जाती तो शायद मैं कभी फिर यहाँ नहीं आती। अर्जुन ने अनुपमा जी को एक सोफे पर बैठाया और कहा, बुआ, ये घर आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। अनुपमा जी ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। अनन्या अथर्व भाई, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सबसे ज़्यादा प्यार तो अर्जुन भैया को ही मिलता है। अथर्व, सही है तेरा और तेरे अर्जुन भैया का। इस हिटलर से वैसे ही सब डरते हैं और तू तोतली शक्ल बना के सबका प्यार जबरदस्ती ले लेती है। अब बचे मैं और तनिष्क, हम तो दोनों मानो किसी कचरे के डिब्बे में मिले थे। तनिष्क अथर्व के साथ देते हुए, बिल्कुल सही बात है भाई। उन दोनों की नौटंकियां देखकर सब मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने तनिष्क और अनन्या से उनके कॉलेज और पढ़ाई के बारे में पूछा और फिर थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए निकल गया। अथर्व को भी उसके अस्पताल से फ़ोन आ गया था तो वो भी चला गया। अनुपमा और बाकी सब आज वहीं रुकने वाले थे। रात को जब अर्जुन घर आया तो सब उसका खाने की टेबल पर इंतज़ार कर रहे थे। आनंदी जी, अर्जुन, तुम फ्रेश होकर आ जाओ जल्दी। अर्जुन, ओके मॉम। अपने कमरे में जाकर अर्जुन ने जैसे ही अपनी शर्ट उतारी और खुद को आईने में देखा तो उसका ध्यान अपनी गले पर गया जहां आज उसकी चैन नहीं थी। उसे एक याद आया कि उसने वो चैन उस लड़की को दे दी है। पता नहीं क्यों दिल में ख्वाहिश सी उठी अपनी चैन पहने वो उस लड़की को देखना चाहता था, पर लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने तस्वुर तक में उस लड़की के चेहरे, आकृति या कुछ भी कल्पना तक नहीं कर पा रहा था। ये लाचारी उसे और ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। उसके दिल में एक बार ये भी आया कि अभी मलिकपुर जाएं और उस लड़की से मिलकर सब खत्म कर दे। उससे कहे कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है इस शादी को निभाने की, पर वो क्यों मानेगी उसकी बात। हाँ, सजदे में हमने मांगा था, उम्र भी हमारी लग जाए तुमको। खुद से ही तौबा करते थे, नज़र न हमारी लग जाए तुमको। हाँ, सजदे में हमने मांगा था, उम्र भी हमारी लग जाए तुमको। खुद से ही तौबा करते थे, नज़र न हमारी लग जाए तुमको। हम मगर नागवारा तुम्हें किस तरह हो गए कि तुमसे जुदा होके हम तबाह हो गए। वो अपनी सोच से बाहर आया तो उसे याद आया कि जो पेपर उससे योगिता ने दिए थे उसमें उस लड़की की सारी डिटेल्स होगी। उसने झट से बिना कुछ सोचे अपने बैग से वो पेपर निकाले और फिर कुछ सोचकर पढ़ने से रुक गया और उन पेपर को बिना देखे उन्हें अपने लॉकर में रख दिया। अर्जुन के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो हमेशा से अपने फैसलों के लिए जाना जाता था, जो हमेशा बिना किसी हिचकिचाहट के साफ और स्पष्ट होते थे। खाना खाते समय भी वो चुप ही था। सबको लग रहा था कि जो कुछ हुआ उसकी वजह से वो अब तक डिस्टर्ब है, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। वैसे भी अथर्व ने सबको पहले ही बोल दिया था कि वो लोग अर्जुन से ज़्यादा बात न करें, उसे थोड़ा वक्त दे। अर्जुन खाना खाते ही अपने कमरे में चला गया। खाना खाने के बाद जब अर्जुन जी अनुपमा जी सोने के लिए अपने कमरे में पहुंची तो कार्तिक जी वहां पहले से ही थे। अनुपमा जी जैसे ही उनके पास पहुंची तो कार्तिक जी ने बेरहमी से उनका हाथ मरोड़कर उनकी पीठ से लगा दिया और गुस्से से बोले, मैंने जो बात तुमसे करने के लिए कहा था वो तुमने अर्जुन से क्यों नहीं की? अनुपमा दर्द को सहते हुए बोली, वो उसका मूड ठीक नहीं लग रहा था तो मैं सुबह बात कर लूँगी उससे। कार्तिक ने झटके से उसका हाथ छोड़ा और कहा, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। अनुपमा जी ने अपने हाथ को सहलाया और चुपचाप बैठ के एक कोने की और जाकर लेट गए। आंसुओं को अपनी पलकों से बाहर तक आने नहीं दिया, क्योंकि साथ लेटा इंसान उन्हें पोंछने की बजाय या तो उनका मजाक बनाता या फिर अतीत के जख्मों को कुरेद देता। अनुपमा जी अपने साथ हुए
उस घिनौने कृत्य के चलते अपने होश खो चुकी थी। शायद कोई भी लड़की खो देती। ऊपर से इन सब का इल्ज़ाम उस इंसान पर लगा था जिसका नाम सुनकर उसकी आंखों में हमेशा चमक आ जाती थी। यकीन करना मुश्किल था कि उस इंसान ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। हमेशा जब भी तेजवीर जी उसके सामने आए तो उनकी आंखों में अनुपमा जी ने खुद के लिए कुछ तो देखा था, कुछ पसंदगी जैसा। पर क्या उनसे तेजवीर जी की आंखों में छुपे एहसास पढ़ने में गलती हो गई थी? क्या वो सिर्फ हवस थी जिसके चलते उन्होंने अनुपमा जी के साथ जबरदस्ती? पर कभी तेजवीर जी ने कुछ कहा भी नहीं था। वो बात करते तो शायद अनुपमा जी शादी के लिए भी हाँ कर देती। कुछ समझने या सोचने से पहले ही सब बिखर चुका था। तेजवीर गायब हो चुका था। तकरीबन 6 महीने होने को आए थे उस हादसे को। अनुपमा जी की हालत पहले से बेहतर थी, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी सूर्य प्रताप जी और अजय जी अनुपमा के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढ पाए थे। कार्तिक मल्होत्रा इस बीते 6 महीनों में हमेशा प्रताप परिवार के साथ खड़े थे। हालांकि इससे पहले उनकी आपस में कोई खास जान पहचान नहीं थी, पर कार्तिक जी इन 6 महीनों में सबकी नज़रों में खुद को एक अच्छा इंसान साबित कर चुके थे। फिर एक दिन उन्होंने सामने से आकर अनुपमा जी का हाथ मांग लिया। कहा कि वो अनुपमा को बहुत पहले से पसंद करते थे और अब शादी करने को तैयार हैं। प्रताप परिवार ने सहर्ष इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और हमेशा की तरह लड़की यानी अनुपमा जी को किसी ने शायद पूछा तक न था। दोनों की विधिवत शादी करवा दी गई और अनुपमा जी कार्तिक जी के साथ अपनी ससुराल चली गई। ज़्यादा वक्त नहीं बीता था उनकी शादी को जब अनुपमा जी ने पहली बार ये सुना था कि ये शादी करके मैंने एहसान किया है तुम पर और तुम्हारे परिवार पर, वरना कौन शादी करता तुमसे। बस उसके बाद से ये सिलसिला आम हो गया। इस एहसान के बदले हर बार अनुपमा जी को प्रताप परिवार से किसी भी तरह कार्तिक जी के लिए व्यवहारिक मदद लानी होती। अनुपमा जी हर रोज खुद से एक सवाल पूछती थी कि तेजवीर जी ने सिर्फ एक बार उनके शरीर को खराब किया है, पर कार्तिक जी वो तो हर रोज शारीरिक और मानसिक रूप से उन्हें खराब कर रहे थे। पर कार्तिक जी के पास इन सब का लाइसेंस था। वो शादी, सिंदूर, मंगलसूत्र, हाँ ये लाइसेंस ही तो है कि आप अपनी पत्नी के साथ जैसा मर्जी व्यवहार कर सकते हैं। इस पुरुष प्रधान समाज में ज़्यादातर मर्द इसी कैटेगरी में तो आते हैं। हाँ, अपवाद हर जगह होते हैं। कुछ मर्द इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो सच में मर्द कहलाने के लायक हैं। उनके संरक्षण में हर स्त्री खुद को सुरक्षित महसूस करती है। उनके लिए स्त्री की मर्जी भी मायने रखती है। ऐसा नहीं है कि स्त्री कभी गलत नहीं होती, पर अगर दोनों को बराबर पल्ले में तौला जाए तो शायद समाज का एक नया वर्जन सामने आ सकता है। कार्तिक जी के लालच को अज्ञे प्रताप जी अपने अनुभव से काफ़ी पहले जान चुके थे। एक बार तो उन्हें लगा कि अपनी बहन को इस मतलबी रिश्ते से आज़ाद करवा दे, पर फिर उस हादसे और समाज जाने क्या क्या सोचकर वो चुप हो गए और अपनी बहन की हर फरमाइश पूरी करने लगे। अनुपमा जी भी अतीत की यादों में गोते खाते हुए आखिरकार सो ही गई। अर्जुन अपने कमरे में लैपटॉप लेकर बैठा था और उसकी उंगलियां काफ़ी स्पीड से कीबोर्ड पर चल रही थी। कोई उसे काम में गुम देखता तो बस देखता ही रह जाता। अर्जुन सिर्फ हैंडसम ही नहीं बल्कि एक ज़बरदस्त तौर तरीके वाला इंसान था। उसका हर मूव, हर एक्सप्रेशन सब सामने वाले को आकर्षित कर लेता था। ऐसा लगता था मानो कोई राजा महाराजा अपने शाही अंदाज में अपने जीवन को ही जी रहा हो। वो अपने काम को खत्म करके लैपटॉप रखने ही लगा था कि तभी उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ तो अर्जुन बिना नज़र उठाए ही बोला, कम इन। अनन्या गेट खोलकर अंदर आई और चुपचाप अर्जुन के बेड के पास आकर खड़ी हो गई। अर्जुन ने उसे देखा तो उसे अपने पास बुलाया और प्यार से बोला, अनु क्या हुआ बेटा। अनन्या उसके पास आकर बैठ गई और बोली, भाई वो। वैसे तो अर्जुन को एक बार में जवाब चाहिए होता है, पर कुछ लोगों के लिए वो थोड़ा नरम था। अनन्या भी उन लोगों में से एक थी, इसलिए वो फिर से प्यार से बोला, क्या बात है बेटा, कॉलेज में सब ठीक है ना। अनन्या नजरें झुकाकर, भैया वो मुझे आपसे। अर्जुन अब गंभीर हो गया था और साथ ही उसका लहजा भी। अनु मेरी तरफ देखो और अगर कुछ गलत नहीं किया तो बिना अटके अपनी बात कहो साफ साफ। अनन्या ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, भैया कॉलेज में एक लड़का मुझे परेशान करता है।
अर्जुन की भौहें सिकुड़ गई, पर फिर वो बोला, नाम पता उसका? अनन्या जी सुबोध तिवारी। अर्जुन अपने दांत पीसते हुए, उसने बदतमीजी की तुम्हारे साथ? अनन्या, नहीं भाई, ही ट्राइड बट वन ऑफ माई क्लासमेट्स हेल्पेड मी ट्वाइस। अर्जुन, तुझे मुझे पहले ही दिन बता देना चाहिए था बेटा। चल कोई बात नहीं, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं सब देख लूँगा। अनन्या खुश होकर, सच्ची भाई? अर्जुन, हाँ। अनन्या उसे गुड नाइट बोलकर चली गई और अर्जुन ने तुरंत कुंज को फ़ोन लगा दिया। कुंज फ़ोन उठाकर, जी सर। अर्जुन, कुंज, अनन्या के कॉलेज में कोई लड़का सुबोध तिवारी उसे परेशान कर रहा है, ज़रा उसकी डिटेल निकलवा और कल सुबह सबसे पहले उससे मेरे मिलने का कार्यक्रम बनाओ। कुंज, यस सर। अगली सुबह सब नाश्ते के टेबल पर बैठे थे। बस अथर्व, तनिष्क और अनन्या अब तक सो रहे थे। कार्तिक जी का इशारा समझकर अनुपमा जी ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, अर्जुन। हाँ बुआ। अर्जुन, अनुपमा जी, वो तुम्हारे फूफा जी ने एक ज़मीन बेची थी। उस ज़मीन पर कुछ कानूनी झगड़ा चल रहा था। उन्होंने डीलर को उस ज़मीन पर चल रहे झगड़े के बारे में बताया था, पर उस डीलर ने ज़मीन खरीदने वाली पार्टी को उस झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताया था। उस पार्टी ने केस कर दिया है और अदालत में इन पर 40 लाख का जुर्माना लगाया है। ये सुनकर चकित थे। कोई इस बारे में कुछ नहीं जानता था। अर्जुन, बुआ, आपने मुझे पहले ही इन सब के बारे में क्यों नहीं बताया? कार्तिक जी, अरे बेटा, आप पहले ही वो पंचायत के मामले को लेकर परेशान थे, तो मुझे लगा कि आपको क्यों परेशान करना। मैं तो अब भी कुछ नहीं बताना चाहता था, पर ये तुम्हारी बुआ के पेट में कुछ नहीं पचता। अर्जुन, फूफा जी, आप मुझे वकील और पार्टी दोनों का नाम बताइए, मैं बात करता हूँ दोनों से। अनुपमा जी, बेटा, केस तो खत्म हो चुका है, तो अब बात करने का क्या फ़ायदा है? वो मैं ये कह रही थी कि अभी तुम्हारे फूफा जी का हाथ थोड़ा तंग है और पैसों को इंतजाम नहीं हो रहा है। कार्तिक, अनुपमा, ये सब क्या बोल रही हो तुम? मैं खुद कर लूँगा इंतजाम। अनुपमा, कहाँ से करेंगे इंतजाम? सब तो कर के देख लिया ना। अर्जुन से मदद लेने में हर्ज ही क्या है? कार्तिक जी, अरे पर। अर्जुन ने कुंज की तरफ इशारा किया तो उसने चेक बुक निकालकर अर्जुन के सामने रख दी। अर्जुन ने 40 लाख का चेक भरा और अनुपमा जी को देते हुए बोला, मदद नहीं बुआ, हक है ये आपका, आप फिक्र मत कीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फ़ौरन बताया कीजिए। अनुपमा जी ने आगे बढ़कर अर्जुन का माथा चूम लिया और अर्जुन ने उन्हें गले से लगा लिया। अनुपमा जी ने आगे बढ़कर अर्जुन का माथा चूम लिया और अर्जुन ने उन्हें गले से लगा लिया। तभी पीछे से आंखें मसलते हुए अनन्या, तनिष्क और अथर्व डाइनिंग हॉल की तरफ आए। अनन्या अलसती आंखों से और उनिंदी आवाज़ में बोली, हम तो कभी इतना प्यार नहीं मिला। अर्जुन, हो गई तुम 3 बंदरों की सुबह। तनिष्क, गलत भैया, 2 बंदर और 1 बंदरिया। अनन्या ने चिढ़कर मुंह बना लिया और सब उसे देखकर हंसने लगे। कुछ देर के हंसी मजाक के बाद सब अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। अर्जुन ऑफिस के रास्ते में अपनी गाड़ी में कुंज से अपने आज के शेड्यूल के बारे में पूछता है। सबसे पहले आपकी मीटिंग है मिनिस्टर जन जीवन तिवारी के साथ और फिर अनन्या जी के कॉलेज चलना है। अर्जुन, कुंज, क्या मैंने कल रात अपनी प्रायोरिटी तुम्हें साफ साफ नहीं बताई थी कि अनन्या मेरे लिए मेरे काम या फिर किसी मिनिस्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर तुम अब अपनी मर्जी से सब करना चाहते हो? कुंज हड़बड़ाते हो, नहीं सर, मुझे पता है कि आपकी फैमिली आपके लिए सबसे पहले है। सर, मिनिस्टर तिवारी हमसे खुद मिलने आ रहे हैं कुछ काम से और सुबोध तिवारी इन्हीं मिनिस्टर तिवारी का बेटा है। अर्जुन ने एक नज़र कुंज को देखा और फिर बोला, तो चलो पहले मिनिस्टर तिवारी को ही देख लेते हैं। ये कहकर अर्जुन ने अपना सिर सीट से टिकाकर आंखें मूंद ली तो कुंज भी चुप हो गया। अर्जुन कुंज के साथ उसके बिजनेस ज्वाइन करने से पहले दिन से था, जब वो अर्जुन को काफ़ी हद तक समझ चुका था। वो जानता था कि अर्जुन अपने मन के सब भावों को खुलकर नहीं जताता था सिवाय गुस्से के। ऑफिस पहुंचकर उसने पहले आज के काम के लिए स्टाफ के कुछ खास लोगों की मीटिंग ली। पंचायत वाले मसले के चलते वो बीते कल ऑफिस नहीं आ पाया था। कुछ देर बाद मिनिस्टर तिवारी अर्जुन
से मिलने पहुंच चुके थे। उसके साथ सिर्फ उनका पीए और एक सलाहकार थे। अर्जुन ने भी कुंज के अलावा सबको बाहर भेज दिया था। जहां अर्जुन की सुबह कुछ अपने फूफा जी की वजह से और कुछ कुंज के प्लान की वजह से थोड़ी चिड़चिड़ी सी थी, वहीं अग्रिमा के लिए ये सुबह रात से भी ज़्यादा काली थी। बीती शाम वो अपने दिमाग में चल रहे ख्यालातों की वजह से परेशान थी। फिर पिछले कुछ दिनों से इन पंचायत में होने वाले फैसले के बारे में सोच सोचकर वो खाना पानी भी ठीक नहीं खा रही थी। कुछ दिमागी परेशानी और कुछ शारीरिक कमजोरी के चलते वो कल शाम को बेहोश हो गई थी। रात के किसी पहर में जब उसकी आंख खुली तो उसे एक बार फिर से पिछला सब याद आ गया। वो बेड के सहारे टेक लगाकर आंखें बंद करके बैठ गए। अर्जुन की दी चैन को उसने अलमारी से निकाला और उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर से कुछ ख्याल उसके दिमाग में डेरा डालने लगे तो वो एक बार फिर उस भंवर में बहने लगी। सोचते सोचते और कुछ दबाव के असर से वो फिर से सो गई। शायद उस चैन को दिल कर पास रख कर उसे कुछ सुकून मिल रहा था जो नींद बनकर उसकी आंखों में समा गया था। जब फिर से आंख खुली और अग्रिमा ने दीवार खड़ी घड़ी पर नज़र डाली तो सुबह के 4:15 बज रहे थे। थोड़ी हिम्मत करके उसने अपना ज़रूरी सामान पैक किया और उठकर नहाने चली गई। नहाकर उसने घर के मंदिर में दिया जलाया और फिर सबके लिए नाश्ता बनाया। उसकी दादी और माँ को तो उससे कोई मतलब था नहीं, तो वो अपने दादा पापा और भाई से विदा लेने लगी। सब ने उसे अपना ध्यान रखने को कहा। उसी दिन दोपहर को वो अपने ऑफिस के लिए निकल गई और प्रमोशन के लिए अपनी मंजूरी दे दी। उसकी कंपनी ने उसका ट्रांसफ़र बेंगलोर कर दिया। अग्रिमा को भी बस इन सब से दूर जाना था तो उसने बिना किसी आपत्ति के हाँ कर दी। उसने घर पर फ़ोन करके सब बता दिया और बेंगलोर जाने की तैयारी करने लगी। वो सब कुछ कर रही थी पर उसे ऐसा लग रहा था मानो शरीर में अब जान बची ही नहीं है। सब अधूरा सा है। एक कमी सी खल रही थी उसे, पर यह कमी क्या थी वो जान नहीं पा रही थी या शायद जानना नहीं चाह रही थी। वो पहले से जानती थी कि अर्जुन का यही फैसला होगा। उसने खुद को तैयार भी कर रखा था पर फिर भी न जाने क्यों उसे अब अपनी तैयारी कम लगने लगी थी। जितना उसने सोचा था ये सब उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल था। इंसान किसी दूसरे इंसान से तो दूर जा सकता है पर जो दिल और ख्वाबों पर कब्जा किए बैठा हो उससे दूर कैसे जाया जाए। अर्जुन भी अग्रिमा के दिलो दिमाग पर कब्जा किए हुए था, होता भी कैसे नहीं। अग्रिमा को बचपन से ही उस शादी के बारे में, अर्जुन के बारे में बताया गया था। उसके दादा का साथ साथ गांव के बाकी लोगों की बातों में भी अर्जुन और अग्रिमा का जिक्र होता था। जब उनकी शादी हुई थी तब अर्जुन का नाम तो सबको पता था पर अग्रिमा वो तो उस वक्त सिर्फ 2 दिन की थी। उसका तो नामकरण तक नहीं हुआ था। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसे अर्जुन के साथ एक लगाव सा होने लगा था। कुछ सहेलियां उसे अर्जुन के नाम से छेड़ने लगी थी और फिर आया एक वो दिन जब उसने पहली बार अर्जुन की फ़ोटो को अखबार में देखा था। उसका दिल धड़क उठा था। पहली बार उसके दिल में उससे मिलने की ख्वाहिश जग उठी थी। उसे वो सारे रोमांटिक गाने अच्छे लगने लगे थे जो उसने कभी सुने थे पर सच्चाई हमेशा ही सपनों से अलग होती है। अभी 4 महीने पहले ही जब अर्जुन को ये सब पता चला था तो उसने इस शादी को मानने से साफ मना कर दिया था और अग्रिमा के सपनों का वो महल जो उसने अपने ख्वाबों की सामग्री से बनाया था चकनाचूर हो गया था। और आज वर्तमान में उस महल का मलबा उसे समेटने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वो इस बात से वाकिफ नहीं थी कि अर्जुन उसे अपनाने से मना कर सकता, पर कहीं न कहीं दिल में एक आस ने अपना अंकुर बो रखा था। अर्जुन के बयां के बाद से वो अंकुर अपनी जड़ें छोड़ने लगा था पर आज तो उसे मिट्टी से निकाल कर ही फेंक दिया गया था। सिकवे इतने हैं जिंदगी से कि एक किताब लिख दूं, सब्र इतना कि एक लफ्ज भी न कहूं। वहीं अर्जुन ऑफिस पहुंचकर अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। बार बार उस लड़की को वो मीठी सी आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। उसके ख्याल रह कर उसे
उस लड़की की याद दिला रहे थे। वो अपने ख्यालों में खोया था कि कुंज ने बताया कि मिनिस्टर तिवारी वहां पहुंच गए हैं। अर्जुन ने कहने पर कुंज ने मिनिस्टर तिवारी को अपने केबिन में बुलाया तो मिनिस्टर तिवारी ने आगे आकर अर्जुन के हाथ मिलाया और बोले, कैसे हैं सिंह साहब? भाई हम तो आपके जज्बे के कायल हो गए हैं। इतनी छोटी उम्र में इतना ऊंचा मुकाम। अर्जुन हाथ मिलाकर, शुक्रिया तिवारी जी, बताइए कैसे आना हुआ? मिनिस्टर तिवारी, सिंह साहब दरअसल मैंने अपने बेटे के नाम एक फार्म हाउस बनवाया और मैं वहाँ का सारा फर्नीचर आपकी कंपनी से ऑर्डर करना चाहता हूं। अर्जुन कुर्सी से टेक लगाते हुए, क्यों नहीं तिवारी जी, आप डिटेल्स बताइए। मिनिस्टर तिवारी, अरे सिंह साहब हमें ये सब चीज़ें कहाँ पता, ये सब तो मेरा बेटा ही बताएगा आपको। मैंने उसे यहीं आने को बोल दिया था, वो आता ही होगा। अर्जुन ने ये सुनकर कुंज की तरफ देखा तो कुंज ने इशारे से मना कर दिया कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता था। अर्जुन ने उसे आंखें दिखाई तो कुंज ने अपना सिर झुका लिया। अर्जुन, वैसे तिवारी जी, इस ऑर्डर के लिए आपको तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपने आने का प्रयोजन कुछ और है। मिनिस्टर तिवारी, यही तो एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान होती है, सामने वाले को देखकर उसका दिमाग पढ़ लेते हैं। अर्जुन हल्के से व्यंग के साथ, तारीफ के शुक्रिया तिवारी जी, पर मैं मीठे का कम ही शौकीन हूँ। मिनिस्टर तिवारी ने जवाब में उस बस चापलूसी वाली हंस दी। अर्जुन अपने सपाट लहजे में, तिवारी जी, पर क्या हम जल्दी से मुद्दे पर आ सकते हैं? मुझे इसके बाद कहीं जाना है। मिनिस्टर तिवारी, दरअसल बात यह है अर्जुन जी कि आपको वो पंचायत वाला मसला सुलझ गया क्या? अर्जुन की भवें इकट्ठी हो गई। मिनिस्टर तिवारी का सवाल सुनकर उसने अपनी सावलिया निगाहों मिनिस्टर साहब की ओर उठाई तो तिवारी जी फिर से हंसते हुए बोले, जो बात मैं करने आया हूँ उसी मामले से रिलेटेड है तो पूछा। अर्जुन कुछ सोचकर, हाँ लगभग सॉर्टेड है। पर आप तिवारी जी, बात दरअसल ये है कि मैं आपके पिताजी से काफ़ी टाइम से मिलने की कोशिश कर रहा था, पर वो शायद अपनी व्यस्तता के चलते मुझसे नहीं मिल पा रहे थे, तो मुझे आपसे मिलने आना पड़ा, वरना फार्म हाउस के फर्नीचर वाला काम तो सुबोध भी कर देता। तब तक सुबोध भी वहां पर आ जाता है। अर्जुन को उसे देखकर बहुत गुस्सा आया, पर उसने कुछ कहा नहीं। सुबोध ने अर्जुन को नमस्ते बोला और बैठ गया। अर्जुन ने कुंज को कुछ कहा तो कुंज ने एक स्टाफ को सुबोध के ऑर्डर के डिटेल समझने के लिए बुलवाया। सुबोध, एक बार कहूँ अर्जुन सर, थोड़ी पर्सनल है, पर आपसे पता नहीं दोबारा कब मिलने का मौका मिलेगा। अर्जुन अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, श्योर, गो अहेड। सुबोध, मीडिया में बात तो फैल चुकी थी आपकी शादी की, तो आपको उस लड़की को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए था। जिस तरह उन लोगों ने आपके परिवार की लड़की की इज्जत खराब की थी, इसी तरह आपको भी उस लड़की को अपने घर लाकर उसकी इज्जत। अर्जुन ने टेबल पर हाथ जोर से मारा तो सुबोध की आगे की बात उसके हलक में ही अटक गई। अर्जुन अपनी जगह पर खड़ा हो गया तो उसका गुस्सा देखकर बाकी सब भी खड़े हो गए। उसने ड्रॉर से अपनी गन निकाली और उसे गुस्से के सामने रखी में पटकते हुए और साथ ही अपनी आंखें चढ़ाकर दांत पीसते हुए बोला, किसी लड़की की इज्जत से खेलना, ऐसी घटिया हरकत करने वाले को मैं खुद अपने हाथों से गोली मार दूंगा और आइंदा से सब बकवास मुझे नहीं सुननी। वैसे भी मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीता हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे मसलों में दखल अंदाजी करे। अर्जुन का गुस्सा देखकर सुबोध कुछ कह नहीं पाया। तिवारी जी ने कुछ बोलना चाहा, पर उससे पहले ही अर्जुन फिर से बोला, काफ़ी ब्रांड माइंडेड फैमिली लगती है आपकी, जो आप दोनों बाप बेटे होकर किसी लड़की की इज्जत के बात इतने आराम से कह सुन रहे हैं। तिवारी जी को मामला हाथ से जाते दिखने लगा तो उन्होंने बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, अरे सिंह साहब, आप कहाँ बच्चों की बात पर ध्यान दे रहे हैं? फिर सुबोध ने से बोले, तुम ये डिजाइन वाला काम फाइनल करके कॉलेज जाओ। सुबोध ने अपने पापा की बात सुनकर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिला दिया। तिवारी जी ने फिर से सुबोध को कहा,
सिंह साहब, ये डिजाइन वाला काम तो ये लोग बाहर देख लेंगे, तो हम बात करें। अर्जुन ने कुंज को इशारा किया तो कुंज ने सबको बाहर भेज दिया। तिवारी जी, अर्जुन जी, आप हमारे बेटे जैसे हैं उम्र में। दरअसल मैं आपसे अपनी बेटी और आपके रिश्ते के बारे में बात करना चाहता था। वैसे तो ये बात मुझे आपके पिता या परिवार से करनी चाहिए थी, पर अब लग रहा है कि आप भी अपने खुद के फैसले लेने में समर्थ हैं। हमारी बेटी सुंदर, पढ़ी लिखी और आज के ज़माने की है। आप अगर सहमत हो तो हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अर्जुन, तिवारी जी, मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कहूँगा कि फ़िलहाल अभी शादी वादी का विचार मेरे दिमाग में नहीं है और अभी लाने का ख्याल भी नहीं है। तिवारी जी, अच्छे बिजनेसमैन किसी भी चीज़ के फ़ायदे जाने बिना उससे इनकार नहीं करते। आपका और हमारी बेटी का न सिर्फ मेल अच्छा लगेगा, बल्कि उससे हम दोनों परिवार को बिजनेस में भी फ़ायदा होगा। अर्जुन रिश्तों के फ़ायदे नुकसान नहीं देखता मैं, तिवारी जी, और वैसे भी अपने बिजनेस में फ़ायदा करना भी अच्छे से आता है मुझे। आपका ऑर्डर आपको टाइम पर मिल जाएगा। वैसे जवाब मेरे डैड का भी यही होगा। तिवारी जी के पास अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था, तो वो चले गए।